दोस्तों नमस्कार। मैं लालू, यूट्यूब चैनल ASL रॉय। दोस्तों आजकल के समय में करंट अफेयर्स का बहुत योगदान है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, बैंकिंग, SSC, रेलवे, या फिर आप कोई भी CGL एग्जामिनेशन या फिर UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर PCS, कोई भी सब एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत अधिक योगदान है। पहले के समय में एग्ज़ाम में ये होता था कि लुसेंट पढ़ ले और या फिर कोई रटी रटाई बातें सब पढ़ के फिर हो जाती थी। फिर तो कैंडिडेट भी कम थे, इस वजह से रटी रटाई बातों को लोग पढ़ लेते थे और कंपटीशन निकल भी जाती थी। और पहले के हिसाब से वो भी हार्ड ही था, ऐसा नहीं कि वो भी सिंपल ही था। तो आज के समय के हिसाब से पढ़े आप लोग, नए ज़माने के हिसाब से। नए ज़माने में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत अधिक आ रहे हैं एग्जामिनेशन में। करंट अफेयर्स में ही लोग चक्कर खा जाते हैं। अगर 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स आ जाता है तो 10 से 15 10 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स आप बना जाते हैं तो 10 नंबर आपका सिक्योर हो जाता है। और 10 नंबर आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ें आप लोग। और करंट अफेयर्स के लिए आप चाहे कोई भी समसामयिक घटना चक्र या फिर सामान्य दर्पण या फिर प्रतियोगिता दर्पण या फिर दैनिक जो न्यूज़पेपर होते हैं वो भी पढ़ें। थोड़ी थोड़ी टाइम निकाल के ज़रूर पढ़ें। करंट अफेयर्स के लिए डेली 1 घंटा समय दें। उसके लिए 1 घंटे का समय बहुत है करंट अफेयर्स के लिए। मैं कहूँगा करंट अफेयर्स आप हर महीने कम से कम एक बुक करंट अफेयर्स से ख़त्म करें, या फिर प्रतियोगिता दर्पण या फिर सामान्य दर्पण या फिर कोई घटना चक्र ख़त्म करें। और दैनिक कोई भी न्यूज़पेपर हो वो एक बार ज़रूर पढ़ें। लोकल नहीं, नेशनल न्यूज़ सब, इंटरनेशनल न्यूज़ सब, ये सब जरूर देखें एक बार। और करंट अफेयर्स को अपने डायरी में नोट करें। डायरी में नोट किया हुआ अगर रहेगा तो फिर एग्जामिनेशन के समय आप रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन एग्जामिनेशन के समय होता है 10 से 15 दिन पहले रिवीजन आप उसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। एग्जामिनेशन जब भी देने जा रहे हैं तो उससे 6 महीने या साल भर पहले तक के करंट अफेयर जरूर पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसी क्रम में मैं समसामयिक घटना चक्र बारे में कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बताना आया हूँ, तो आप आगे मेरे यूट्यूब चैनल ASL रॉय सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चनों एक एक करके देखें। जो समझ में आए और जो हार्ड लगे उसको नोट जरूर करें अपने डायरी में। तो आगे ये देखते हैं। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने 30 पेज तक बता रखा था, आज 31 पेज से शुरुआत करेंगे। टू जी इथेनॉल संयंत्र के बारे में देखेंगे। दोस्तों इथेनॉल जो है प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है। ये एक प्रकार का जैव ईंधन है। यह रंगहीन यौगिक है जिसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। इथेनॉल को, इथेनॉल का निर्माण देखेंगे। मंड और शर्करा के किण्वन से बनता है, यानी कि स्टार्च और शर्करा के फर्मेंटेशन से ये बनता है। आमतौर पर गन्ना, मक्का, शर्करा जैसे मोटे अनाजों का उपयोग इथेनॉल निर्माण में किया जाता है। गन्ना, मक्का और शर्करा, इसे एथिल अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ये सब नोट करते रहे। यह नवीकरणीय ईंधन के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह पादप आधारित उत्पाद है, रिन्यूएबल फ्यूल बोला जा सकता है इसे। ये एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के अतिरिक्त इथेनॉल का प्रयोग रासायनिक विलायक यानी केमिकल सॉल्वेंट के रूप में तथा कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, गैसोलीन की तुलना में इथेनॉल की ऑक्टेन संख्या अधिक होती है, अतः इसे पेट्रोल में मिश्रित करने पर इसकी ऑक्टेन संख्या भी बढ़ जाती है। साथ ही इथेनॉल में ऑक्सीजन भी होती है। इथेनॉल के गुण।
ईंधन के संपूर्ण दहन यानी कंप्लीट कंब्यूशन में सहायक होते हैं, जिससे वाहनों के उत्सर्जन जैसे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा पार्टिकुलर मैटर कटौती होती है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का कार्यक्रम क्या है, ये कार्यक्रम देखेंगे। केंद्र सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अतिरिक्त संपूर्ण देश में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही है। इथेनॉल क्यों मिलाया जाएगा? इथेनॉल में ये इथेनॉल जो है इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो है इसमें ऑक्टेन संख्या अधिक होता है, अधिक बढ़ाया जाता है। ये इथेनॉल के फायदे हैं। इसे मिश्रित करने में इसकी ऑक्टेन संख्या बढ़ जाता है, साथ ही इथेनॉल में ऑक्सीजन भी होती है। इसीलिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग मतलब बढ़ावा देने की सरकार जो है बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट पेज देखेंगे, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कच्चे तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना है, साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कटौती एवं किसानों की आय को बढ़ाना है। पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया है भारत में। दोस्तों, जो चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट ज़रूर करें। अगर सही से नहीं दिखता है तो कमेंट ज़रूर करें। अगली बार से बड़े अक्षरों में लेकर उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, ये फार्मूला भी फुल फॉर्म जो होते हैं वो भी ध्यान रखें आप। WBD का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। इथेनॉल मिश्रित जो पेट्रोल होते हैं, डीजल हैं, इसका वर्तमान में जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यूज करने का उद्देश्य क्या है? यानी देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफ़ायती, सुलभ और कुशल और टिकाऊ बनाना है। इसकी विशेषताएं: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित यह संयंत्र पानीपत रिफाइनरी के निकट स्थित है। प्रधानमंत्री जीवन योजना के बारे में देखेंगे। मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने देश में 2G इथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना हेतु एकीकृत जैव इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने प्रधानमंत्री जीवन योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण, यानी कि G1। ये जीवन का फुल फॉर्म। अनाज आधारित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र अप्रैल 2022 में पूर्णिया जिले में देश के प्रथम ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। यानी कि बिहार के पूर्णिया जिले में पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अब देखेंगे GSAT 24 का सफल प्रक्षेपण। भारत के अंतरिक्ष विभाग के अनुसार वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये फुल फॉर्म जरूर याद रखें आप। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
अब देखेंगे साथियों भारत नवाचार सूचकांक। नवाचार क्या है? नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष 5 बड़े राज्य। प्रथम राज्य कौन है? कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अब देखेंगे दोस्तों सतत विकास रिपोर्ट। साथियों सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी बताया जा रहा है, आप देख जरूर ले एक बार, पता नहीं एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सके, इसीलिए आप एक बार जरूर देख ले कम से कम। राष्ट्रीय परिदृश्य करंट नोट्स। नमस्ते योजना। नमस्ते योजना लॉन्च कब किया गया था? 17 अगस्त 2022 को। नमस्ते का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नमस्ते का फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखें आप। नमस्ते योजना का उद्देश्य निम्न परिणामों को प्राप्त करना, यानी कि भारत में स्वच्छता के कारण किसी की मौत न होना है। स्वच्छता कार्य जो है, ये सेफ्टी टैंक में कोई उतर रहा है उस वजह से किसी की मौत न हो जाए, ये। उसके बाद है स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपन्न किया जाना, यानी कि जिनको बहुत अधिक जो कुशल श्रमिक उन्हीं को उस काम में लगाना, स्वच्छता कार्य में। किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना। स्वच्छता कर्मचारियों का स्वयं सहायता समूह में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना। सभी सीवर और सेफ्टी टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना, ये सब यानी कि ये इसका उद्देश्य है। इसके विवरण, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना सामाजिक न्याय आधारित मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। नमस्ते योजना वर्तमान चरण में 500 शहरों में अमृत शहरों कवर करते हुए शामिल किया जाएगा।
गति शक्ति विश्वविद्यालय। NRTI का फुल फॉर्म राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना वर्ष 2018 में हुई थी। यह परिवहन संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय है। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। कार्यात्मक रूप से साक्षर का अर्थ क्या है? यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने, लिखने और गणना का उपयोग जारी रखने में सक्षम बनाती है। DBT का फुल फॉर्म याद रखें आप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। मंडला जिले के पुरुष साक्षरता 77.5% तथा महिला 56.4%। स्पाइमल 75। स्माइल 75। स्माइल का पूर्ण रूप आजीविका और उद्यम हेतु लाभान्वित व्यक्तियों की सहायता, इसका फुल फॉर्म है, यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है इसका फुल फॉर्म स्माइल। कि 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। इसका उद्देश्य है निरक्षरता और भिक्षावृत्ति की समस्या को दूर करना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। NFSA के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA का फुल फॉर्म है। NFSA खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन बिताने के लिए, जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर
अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस अधिनियम के तहत 75% तक ग्रामीण जनसंख्या एवं 50% शहरी जनसंख्या आच्छादित होगी, जिन्हें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी टीपीडीएस के अंतर्गत सब्सिडी युक्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त होंगे। अतः पात्र व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न चावल 3 रुपये और गेहूँ 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये किलोग्राम की दर से प्राप्त करेंगे। चावल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये किलो, प्रति व्यक्ति 5 किलो। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022। आइसलैंड को लगातार 13वीं बार विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित किया गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 WPP। पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस का प्रकाशन वर्ष 1951 से किया जा रहा है। इसमें शामिल 6 देश, 6 महाद्वीपीय देश अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन, उत्तरी अमेरिका और ओशनिया है। विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, उसके बाद भारत, तब अमेरिका, उसके बाद इंडोनेशिया, तब ब्राज़ील। हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q3। सभी क्वेश्चनों को देखें। सभी क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, लेकिन एक बार जरूर सभी क्वेश्चनों को देखें आप। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। यूएन हैबिटेट है क्या? यूएन हैबिटेट यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम मानव बस्ती और सतत शहरी विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में कनाडा के वैंकूवर में मानव बस्तियों पर आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के परिणामस्वरूप वर्ष 1970 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्यालय सचिवालय नैरोबी, केन्या में स्थित है, यानी केन्या की राजधानी नैरोबी में है। IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022। ये वर्ष 1989 से प्रकाशित एक वार्षिक पुस्तक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 1989 से प्रकाशित एक पुस्तक है। कृषिगत उत्पादन चतुर्थ अग्रिम अनुमान।
युवाओं के लिए वैश्विक रोजगार प्रवृत्तियाँ 2022 रिपोर्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022। फॉर्च्यून अमेरिका की प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। अग्रणी धनी महिलाएं 2021। 27 जुलाई 2022 को कोटक प्राइवेट बैंकिंग तथा हुरून इंडिया द्वारा कोटक निजी बैंकिंग हुरून अग्रणी धनी महिलाएं नामक सूची का तीसरा वार्षिक संस्करण जारी किया गया है। एचसीएल टेक्नोलॉजी की रोशनी नडार मल्होत्रा इस सूची में शामिल सबसे अमीर महिला है, जिसकी संपत्ति 84,330 करोड़ रुपए है। सबसे धनी महिला की घोषित किया गया है रोशनी नडार मल्होत्रा, जो एचसीएल टेक्नोलॉजी की है। दूसरा है फाल्गुनी परिवार का नायका कंपनी में। तीसरा किरण मजुमदार शो बायकॉन कंपनी। नीलिमा मोतार पार्थी डिविस लेबोरेटरीज राधा बेम्बू एनजीओ। बागवानी फैसले द्वितीय अग्रिम अनुमान 2021-22। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार बागान फसलों के अंतर्गत नारियल, सुपारी, तार, कोकोआ एवं काजू को रखा जाता है, जबकि वाणिज्य के अंतर्गत कॉफी, चाय, रबर इस सबको रखा जाता है। द ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2021। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट जुलाई 2020 से जून 2021 तक। भारत में प्रवास 2020-21। यूपीआर का फुल फॉर्म यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। प्रवासी किसको कहते हैं? एक परिवार का सदस्य जिसका अतीत में किसी भी समय अंतिम सामान्य निवास स्थान गणना के मौजूदा स्थान से अलग था, एक घर में प्रवासी सदस्य माना गया है। पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। लंपी प्रोवैक टीका। लंपी वायरस मुख्य रूप से गाय, भैंस जैसे जुगाली करने वाले जानवरों को संक्रमित करता है। यह रोग खून चूसने वाले कीटों जैसे मक्खियों, मच्छरों के कुछ विशिष्ट प्रजातियों या किलनी आदि के प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर या दूषित खाद्य एवं जल के माध्यम से पशुओं में संचारित होता है। QHPV टीका का नाम। INS सिंधु ध्वज सेवा मुक्त।
प्रथम भारत पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। दोस्तों इस सभी को जरूर पढ़े, एक एक बार जरूर देखें। वरुण भारत का पहला यात्री ड्रोन। चर्चित व्यक्ति। यूके पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सम्राज्ञी का निधन 8 सितंबर 2022 को हो गया, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन के मेकफेयर में हुआ था। ये 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी। महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनके बड़े पुत्र चार्ल्स तृतीय के यूके के महाराजा बने थे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जनवरी 1691 में पहली बार भारत यात्रा पर आई और 26 जनवरी 1961 को गणतंत्र दिवस की परेड की मुख्य अतिथि रही थी। ये कुल मिला के 3 बार भारत आई थी। लीज ट्रस ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली महिला, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता लीज ट्रस, ये तीसरी महिला है। साइरस पोलोंजी मिस्त्री प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का निधन 4 सितंबर 2022 को हो गया। उनका नाम साइरस पोलोंजी मिस्त्री 2012 से 2016 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे थे। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नए कार्यकारी अध्यक्ष 2 सितंबर 2022 को नियुक्त किया गया। DY चंद्रचूड़ उन्होंने इस पद पर न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का स्थान लिया है। रवि किशन को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। पूरा नाम रवि किशन शुक्ला, ये गोरखपुर से लोकसभा सांसद हैं। अभिजीत सेन। पीयूष गोयल वरिष्ठ IAS अधिकारी, केंद्र सरकार नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति की। पीयूष गोयल देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया 27 अगस्त 2022 को न्यायमूर्ति UU ललित, यानी पूरा नाम उदय उमेश ललित। इन्होंने न्यायमूर्ति NV रमन्ना का स्थान लिया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवर बिहारी चौधरी को नियुक्त किया गया, यानी कि अध्यक्ष चुने गए हैं। NSC के नए प्रबंध निदेशक आशीष कुमार चौहान। राज्यसभा के लिए 4 निर्देशित सदस्य बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(1)(a) के तहत तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्न 4 सदस्यों को मनोनीत किया था। वो थे प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा, पूर्व एथलीट PT उषा, पटकथा लेखक विजेंद्र प्रसाद, समाजसेवी डॉक्टर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े। अन्य चर्चित व्यक्ति। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर पढ़ें एक बार। चर्चित स्थल। पुरस्कार सम्मान।
67वां रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। पुरस्कार विजेता 67वां फिल्म फेयर अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, निर्देशक विष्णु वर्धन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक सरदार उद्यम, निर्देशक सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया? रणवीर सिंह को, फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन। इक्कीसवां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है, प्रसिद्ध लेखक। व्यास सम्मान के तहत कुल 4 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति चिन्ह दिया जाता है। और 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020। योजना परियोजना। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगले वीडियो में।